गोलू मोलू मोटे मोटे डीएनए के पीस होंगे, वो क्या करेंगे, बहुत स्लो मूव करेंगे ऊपर। व्हाइट कलर के जो मोत थे जिनमें पहले जश्न का माहौल था, अब वहां पे सन्नाटा था। जीन को एक गाड़ी में बिठाना पड़ता है, उस गाड़ी का नाम है वेक्टर। और इस भाई साहब का नाम भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, फ्रांसिस क्रिक। आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन क्राइसिस आने वाला है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी नेक्स्ट लेवल। आनी होगी बेटा, मेल मॉस्किटोज आर वेजिटेरियन, मेल मॉस्किटोज जनरली फ्रूट्स का सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोगों ने हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल किया होगा। हरियाणा रोडवेज सपोज दर्जी ने कपड़े पे कट लगाना हो, तो कपड़े पे कट लगाने से पहले वो कुछ मार्किंग करता है। खतरनाक थी, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, बिजलियां कड़कती होती थी और एनवायरनमेंट बहुत रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं थी। अब उन्होंने कंडीशंस लैब में क्रिएट कर दे, तो उन्होंने लैब में बेटा वो सारा का सारा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ऐसे कंफर्म है 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ड्रॉ करने के लिए आता है। इस पे ज्यादा मैं एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ पे आकर अगर रहते हो, आप पीआर लेते हो, तो आपको पैसे भी दिए जाएंगे। बैलून है बेटा, आप उस बैलून को फुला रहे हो, तो एक बैलून को बेटा छोटे से धीरे 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 बैलून बड़ा होगा और जैसे ही हीमोजोन रिलीज होगा आपको एकदम से ठंड लगने लगेगी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बेटा आज की ये जो वीडियो क्लास है वो स्पेशली कंडक्ट की गई है क्लास 12th के बच्चों के लिए। और क्लास 12th के बच्चों के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे बायो सब्जेक्ट के कंप्लीट एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। बेटा आप लोगों को पता है कि बायो का सब्जेक्ट हो और डायग्राम्स की डिस्कशन उसमें ना हो तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम लोग उन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें या तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा एग्जाम में, या फिर डायग्राम ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? अगर आप इस चैनल पर नए हैं बेटा तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा व्हाई दीज वीडियो लेक्चर्स आर बीइंग कंडक्टेड। बेटा इन वीडियो लेक्चर्स का सिर्फ एक ही मोटिव है, दैट अब हर कोई टॉपर बेटा ये मिशन है कि आप लोग वर्चुअली जितनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर सको और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी को इजी बना पाओ। दैट वुड बी अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स लाइक यू। तो बेटा आज की क्लास बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, बट उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे बेटा, इस वीडियो को पोस्ट करें और कमेंट सेक्शन में लिखें दैट हाउ इज द प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, आप नर्वस फील कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं, या फिर मिक्स इमोशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम फोबिया से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड, प्लीज कमेंट इट डाउन, आई विल पर्सनली रिवर्ट इट। और मैं कोशिश करूंगा बेटा जितनी ज्यादा हेल्प आप लोगों की करी जा सके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा जैसे आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सेम बहुत हेक्टिक शेड्यूल में इन वीडियोस को बनाने के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन है कि इस चैनल से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के थ्रू फायदा पहुंच सके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायग्राम दैट इज फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस डायग्राम इज ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम के बारे में सुना है। हम इन वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली इस डायग्राम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, कितने क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, उन सारे पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपने पेपर और पेन निकाल लीजिए बेटा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप साथ साथ पेन डाउन करेंगे। देखिए बेटा न्यूक्लियोसोम क्यों जरूरी है, डीएनए को पैक करना जरूरी है। डीएनए को पैक करना क्यों जरूरी है बेटा, डीएनए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेटा, इतना इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है कि एक छोटे से सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर उसको डालने के लिए पैकेजिंग बहुत जरूरी है। अब डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज डीएनए को पैक करने के लिए बेटा हमें कुछ प्रोटीन्स चाहिए होंगे, और इन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है हिस्टोन। इन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है हिस्टोन, और हिस्टोन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे कि कौन से ऐसे 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी वजह से हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है। चलिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है बेटा, इस हिस्टोन के चारों तरफ, इस हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा होता है हमारा डीएनए। तो ये डीएनए को यहाँ पे इसके साथ बाइंड करा देते हैं। क्लियर? और यहाँ पे कुछ डीएनए फ्री पड़ा होता है, यहाँ पे कुछ डीएनए फ्री पड़ा होता है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, दिस इज हिस्टोन, दिस इज डीएनए। और अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो हिस्टोन और डीएनए को
आपस में मिला के ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग कॉन्फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये ऐसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि जैसे किसी स्ट्रिंग पे बीड्स लगे हों। दिस इज कॉल्ड एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग कॉन्फॉर्मेशन। तो आपको ये पता चल गया। और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाएगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया अगर मैं हिस्टोन को बीच में से कट करूं तो मुझे कितने प्रोटीन मिलेंगे। अगर मैं हिस्टोन को बेटा बीच में से कट करूं तो मुझे टोटल मिलने वाले हैं 8 प्रोटीन। मुझे कितने प्रोटीन मिलने वाले हैं, 8 प्रोटीन। और इन्हीं 8 प्रोटीन के कारण बेटा, 8 मतलब ओक्टा, और इन्हीं 8 प्रोटीन के कारण इनको क्या बोला जाता है, हिस्टोन ओक्टामर बोला जाता है। पढ़े वो ओक्टामर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन हैं, देखिए H1 प्रोटीन, H2 प्रोटीन, H3 प्रोटीन, H4 प्रोटीन। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये H1 इस हिस्टोन का पार्ट है, इस ओक्टामर का पार्ट है। नो, H1 तो इसका पार्ट ही नहीं है। कौन कौन इसके पार्ट है बेटा, H2A, H2A, H2B, ये H2 के 2 हो गए, H3, H4। मतलब अगर H1 बेटा उसका पार्ट नहीं है तो H2, H3, H4 में से H2 की आगे 2 कैटेगरीज होती हैं, H2A और H2B। तो ये तो 4 हो गया। अब तुम कहोगे 1, 2, 3, 4, तो ये 8 कैसे हो बेटा, इन सबकी 2-2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिस्टोन ओक्टामर। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। मेरी बात ये है कि आपने याद रखना है H2A, H2B, H3, H4, ये 4 के 4 जो प्रोटीन्स हैं बेटा, ये प्रोटीन्स 2 के मल्टीपल में प्रेजेंट हैं। तो 4 into 2 कितना हो गया, 8। तो ये बन गया ओक्टामर। क्या यहाँ पे H1 का रोल नहीं आएगा, H1 बेटा इस ओक्टामर का पार्ट नहीं होता। तो H1 का क्या रोल है बेटा, H1 करता है लिंकर पेप्टाइड को स्टेबल, सॉरी लिंकर डीएनए को। H1 करता है बेटा लिंकर डीएनए को स्टेबल। H1 जो है वो लिंकर डीएनए को स्टेबल करता है। अब तुम कहोगे लिंकर डीएनए कौन सा बेटा, तो ये वाला डीएनए आपको नजर आ रहा है, दिस डीएनए इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए, जो एक हिस्टोन को, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे से जोड़ता है। तो जो बीच में बाहर निकला हुआ डीएनए है दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे बेटा H1 हिस्टोन का डायग्राम भी बना हुआ है। अब इसमें से सीबीएसई क्या क्या क्वेश्चन पूछ चुकी है पास्ट में वो सुन लो। आपसे ये ड्रॉ करवा सकती है बेटा, सीबीएसई आपसे ये डायग्राम ड्रॉ करवा सकती है। नंबर 1, सीबीएसई आपको ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ दे सकती है, ड्रॉ प्लस उसका एनालिसिस, एनालिसिस मतलब लेबलिंग करवा सकती है आपसे। या फिर आपको डायग्राम ना देके नॉर्मली एक पैराग्राफ दिया हो हिस्टोन के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लें। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिस्टोन पे चार्ज कैसा होता है, हिस्टोन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, हिस्टोन में कितने प्रोटीन्स होते हैं, इसको ओक्टामर क्यों बोलते हैं, H2 प्रोटीन के कितने सब पार्ट्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, H1 का क्या काम होता है। एक और क्वेश्चन बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछा एंड दैट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NHC प्रोटीन। NHC होता बेटा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बेटा कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन में जो एक्सेसिव पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनएससी का क्या काम है, ये एक्सेसिव पैकिंग को कंट्रोल करते हैं। जब मुझे डीएनए की एक्सेस पैकेजिंग करवानी है, हायर ऑर्डर पैकेजिंग करवानी है, देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, एनएचसी, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो डायग्राम है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन। अब यहाँ पे बेटा इसको देख के जिसने भी थोड़ा बहुत भी एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो उसके दिमाग में आ रहा होगा ये किसका डायग्राम है, दिस इज मोथ डायग्राम। अब इस मोथ का साइंटिफिक नेम क्या है, बिस्चन बिटुलेरिया। बिस्चन बिटुलेरिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस मोथ। अब इस कहानी को सुनते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा ये मोथ पे क्वेश्चन क्या आएगा, ये मोथ किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन।
बेटा आप इसको डिटेल में समझते हैं, सिर्फ 60 सेकंड मेरी तरफ ध्यान से अगर आप सुन लोगे बेटा, तुम्हें नेचुरल सिलेक्शन का टॉपिक टिप्स पे होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को कि क्या वो ऑर्गेनिज्म नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर पा रहे भी है या नहीं। अगर आप अपने आप को बेटा नेचर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाते हो तो नेचर आपको सेलेक्ट करती है, अदरवाइज नेचर आपको एलिमिनेट कर देती है। तो नेचुरल सिलेक्शन बेटा नेचर का एक फिनोमिना है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करवाने का। क्लियर। अब ये नेचुरल सिलेक्शन बेटा 3 टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव। क्या होता है बेटा डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव? ये आप लोग क्लास में पढ़ चुके हो, आप लोग डिटेल वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ चुके हो, बट अभी हमने बात करनी है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन की। देखो बेटा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज को तो सिलेक्ट करते हैं पर एक बार में एक ही वैल्यूज को हम सिलेक्ट करते हैं। चलो अब अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे बेटा क्लास में 3 कैटेगरीज के बच्चे हों, एक हाइट है 5 फीट, एक कैटेगरी हाइट है 4 फीट और एक कैटेगरी के बच्चों की हाइट है 4.5 फीट। क्लियर। कुछ लंबे होते हैं बेटा क्लास में, कुछ छोटे बच्चे होते हैं हाइट में और कुछ बच्चे होते हैं मीडियम हाइट के। तो किसी एनुअल फंक्शन के लिए या किसी फंक्शन के लिए बेटा बहुत हाइटेड बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है और बहुत छोटे बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है। मान लो कोई ऐसा रोल है जिसमें एक हाइटेड बच्चा चाहिए और एक छोटी हाइट का बच्चा चाहिए, तो हमने क्या किया बेटा उस फंक्शन के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज वाले बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। एक्सट्रीम मतलब क्या, या तो बहुत लंबे या बहुत छोटे। तो जब भी मैं एक्सट्रीम वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, जब भी नेचर एक्सट्रीम वैल्यूज को सेलेक्ट करती है देन इट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्लियर। इसका अपोजिट अगर कोई टीचर आके बोलता क्लास में कि भाई मेरे को तो ना हाइटेड बच्चे चाहिए ना छोटे हाइट के बच्चे चाहिए, मुझे तो मॉडरेट हाइट के बच्चे चाहिए इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो जब नेचर भी मीडियम साइज के कैरेक्टर्स को बेटा सेलेक्ट करेगी देन द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विल बी कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। एक्सट्रीम को सेलेक्ट किया डिसरप्टिव, मॉडरेट को सेलेक्ट किया, बीच वाले को सेलेक्ट किया, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग। बट एक्सट्रीम में अगर कभी मैंने बहुत हाई वाले को सेलेक्ट किया और बहुत कम वाले को सेलेक्ट किया, दोनों को साथ में सेलेक्ट नहीं किया, साथ में अगर सेलेक्ट करेंगे तो मैं बता चुका हूं उसका मतलब क्या है, डिसरप्टिव है। बट वन एट अ टाइम किया तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल, आइदर दिस और दिस। देखो दिस एंड दिस साइमल्टेनियसली डिसरप्टिव, सॉर्टेड। बीच वाले को सेलेक्ट किया देन इट इज स्टेबलाइजिंग। बट कभी हमने हाई वैल्यू को सेलेक्ट किया और कभी हमने लो वैल्यू को सेलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अब डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में हुआ क्या बेटा, इंग्लैंड के अंदर ना बहुत ही खतरनाक कंडीशन चल रही थी। इंग्लैंड के अंदर बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड शुरू होने वाला था, मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज को रखा जा रहा था, इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा रहा था। अब हुआ क्या बेटा, इंग्लैंड के अंदर 2 केस हमने याद करने हैं। एक केस हमारा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, एक केस होगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और एक केस होगा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ बेटा, जो इंग्लैंड में ट्रीज थे उसके ऊपर व्हाइट कलर के लाइकन थे। जो ट्रीज थे बेटा, ट्रीज के ऊपर व्हाइट कलर के लाइकन्स थे। अब लाइकन बेटा एक ऑर्गेनिज्म है ना, वो आपने 11th में भी पढ़ा है। व्हाइट कलर के लाइकन बेटा ट्रीज के ऊपर थे। अब अगर ट्रीज के ऊपर व्हाइट कलर के लाइकन है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, क्या यहाँ पे डार्क कलर के, ये मान लो मैंने एक मोत बनाया व्हाइट कलर का, इसकी बाउंड्री कर देता हूं ताकि तुम देख पाओ, तुम्हें तो नजर भी नहीं आएगा। ये एक व्हाइट कलर का मोत बनाया और दूसरा मैंने मोत बना दिया डार्क कलर का, दूसरा मैंने मोत बना दिया डार्क कलर का। अब होगा क्या बेटा, तुम्हें दोनों में से व्हाइट के ऊपर ज्यादा अच्छे से कौन नजर आएगा, ज्यादा अच्छे से नजर आएगा डार्क कलर का मोत, क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट जो है, व्हाइट के ऊपर बेटा जो व्हाइट है वो क्या हो जाएगा, कोमियोफ्लेज हो जाएगा। व्हाइट के ऊपर व्हाइट क्या हो जाएगा, कोमियोफ्लेज। और इसी कोमियोफ्लेज की वजह से व्हाइट वाला तो दिखा नहीं, और जब व्हाइट वाला दिखा नहीं तो जो बर्ड इनको खाने आ रहा था उसकी नजर ही नहीं पड़ी इस पे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंग्लैंड में बेटा व्हाइट कलर के जो मोत थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। समझ रहे हो बेटा बात, व्हाइट कलर के मोत की पॉपुलेशन ज्यादा थी क्योंकि बेटा वो बच रहे थे कोमियोफ्लेज के कारण। कोमियोफ्लेज का मतलब होता है टू मर्ज विद द बैकग्राउंड। अब बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो मुझे बताओ बेटा व्हाइट कलर के लाइकन क्या व्हाइट रहेंगे,
नहीं रहेंगे। व्हाइट कलर के लाइकन के ऊपर पोल्यूशन आ गया, जिसकी वजह से अब व्हाइट कलर के जो लाइकन जो ट्री ट्रंक पे थे, अब ट्री ट्रंक का कलर व्हाइट नहीं रहा जैसा कि पहले था, वो कैसा हो गया, डार्क हो गया। अब मुझे बताओ सर्वाइवल एडवांटेज किसको मिलेगा जब बैकग्राउंड ही डार्क हो गया। अब जो बहुत मजे ले रहे थे बेटा मौत, जिनकी लाइफ में बहुत ही एंजॉयमेंट चल रही थी, उन मौत की शामत आ गई। उन मौत के ऊपर प्रेडेटर्स ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि बेटा ब्लैक बैकग्राउंड के कारण, ब्लैक बैकग्राउंड है, मान लो ये ब्लैक बैकग्राउंड है, तो इस ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का मोत अब बहुत ही चमकने लगा। व्हाइट कलर का मोत तो चमक जाएगा अच्छे से, पर जो ब्लैक कलर का मोत है, जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का मोत बना दूं, ये तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा, तो अब ब्लैक वालों को कैमोफ्लेज हो रहा था। इसका मतलब ये है बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने आया। मैं क्यों ये वर्ड बोल रहा हूं बेटा, पेपर में कई बार इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के नाम से भी एक क्वेश्चन आ रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए इंग्लैंड में मौत की पॉपुलेशन को लेके। देखिए बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले किसकी मौजें हो रही हैं, व्हाइट कलर के मौत की मौज हो रही है। क्यों मौज हो रही है, क्योंकि व्हाइट कलर के मौत को प्रेडेटर देख ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि व्हाइट कलर का मोत बेटा व्हाइट बैकग्राउंड ऑफ लाइकन पे छिप रहा है, कैमोफ्लेज हो रहा है। पर जैसे ही वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहां पे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन की वजह से जो व्हाइट कलर के लाइकन की लेयर्स थी बेटा ट्री के ऊपर, अब वो काली पड़ने लगी, अब वो डार्क हो गई। और इस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर के जो मोत थे, जिनमें पहले जश्न का माहौल था, अब वहां पे सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि अब प्रेडेटर्स उसको अटैक करेंगे, उसको ईट अप करेंगे, एंड सडनली पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट कलर मोथ गेट डिक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और किसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, ब्लैक कलर की। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बेटा ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल क्यों है। अगर तुम्हें पूरी लाइनें समझ में आई हैं तो आप इजीली बता पाओगे, क्योंकि बेटा एक टाइम पे एक ही टाइप ऑफ मोथ को सेलेक्ट किया नेचर ने। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट कलर के मोथ को सेलेक्ट किया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक कलर या डार्क कलर के मोथ को सेलेक्ट किया। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट कॉन्सेप्ट इज पीबीआर 322। पीबीआर 322 ये भी बेटा एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये एज इट इज आपके पास आ भी सकता है, या आपसे ड्रॉ भी करवा के पूछा जा सकता है कि ड्रॉ करो बेटा पीबीआर 322। देखो पहली बात तो पीबीआर क्या है बेटा, एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का काम होता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट साइट तक कैरी करना। मतलब मेरा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, मुझे किसी टारगेट सेल तक डालना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना डालूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे किसी वेक्टर में चिपकाना पड़ेगा। अब वेक्टर क्या है, जैसे आपने कहीं भी जाना हो बेटा, जैसे मान लो आपने दिल्ली जाना है घूमने के लिए, तो आप पैदल थोड़ी ना जाओगे, अकेले थोड़ी ना जाओगे, आप अपने आप को किसी व्हीकल में बिठाओगे। इट कुड बी अ कार, इट कुड बी अ बाइक, इट कुड बी अ बस, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा उसमें बैठ के जाओगे। तो ऐसे ही बेटा हमारा जीन अकेला सेल के अंदर नहीं जाएगा। मतलब आपको ये जो जीन है हमारा, इस जीन को मैं डायरेक्ट सेल के अंदर डाल दूं ना, हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जीन को एक गाड़ी में बिठाना पड़ता है। उस गाड़ी का नाम है वेक्टर, तभी इसको व्हीकल भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज व्हीकल डीएनए। तो ये मेरे पास क्या है, पीबीआर 322 एक वेक्टर है। क्या ये बात हमें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। पी से होता है बेटा प्लाज्मिड, बी से होता है बोलीवर, आर से होता है रोड्रिग्यूज। ये साइंटिस्ट के नेम है जिनके बेसिस पे पीबीआर 322 पढ़ा। अब इस पीबीआर 322 में सीबीएसई क्या पूछेगी, बाम H1 की साइट, साल 1, हिंद 3, क्ला 1, इक्वार 1, पीव्यू 1, पीएसटी 1, पीव्यू 2, ये सारे के सारे बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है बेटा, वो जगह जहां पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। बेटा सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी दर्जी ने कपड़े पे कट लगाना हो, तो कपड़े पे कट लगाने से पहले वो कुछ मार्किंग करता है। सिमिलरली इस वेक्टर पे भी बेटा कुछ मार्किंग हुई है, और इन्हीं मार्किंग से ही कट लगेगा। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इन्हीं मार्किंग्स के थ्रू ही कट लगाने वाला है। सो दीज आर बेसिकली रेस्ट्रिक्शन साइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई कई बार एग्जाम में पूछती है, व्हाट इज रोप जीन। बेटा रोप होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, बस आपको इतना याद रखना है। और एक नंबर में अगर इसका फंक्शन पूछ ले तो ये क्या करता है बेटा, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। क्या करता है ये, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को
कंट्रोल करेगा। बेटा प्लाज्मिड की कॉपी नंबर कंट्रोल क्यों करनी है? क्योंकि बेटा प्लाज्मिड बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब भी दिक्कत है। तो प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? रोप जीन का। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास बेटा डायग्राम है फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन। अब इस डायग्राम के अंदर बेटा सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ये डायग्राम किसका है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या हम लोगों ने बेटा क्लास 10th में पढ़ा है कि जो टेस्टिस है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। क्या हमें पता है इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज स्पर्म। बट 12th क्लास में बेटा हम पढ़ते हैं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस के खास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में होती है। दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, टेस्टिस के अंदर बेटा कट करेंगे तो हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। दोज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो ये है कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन से दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक है बेटा हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल, एक है हमारे पास सेटोली सेल, एक है स्पर्मेटोगोनिया। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था दो टाइप के सेल हैं, यहाँ तो तीन टाइप के इंपॉर्टेंट सेल हैं। समझो बेटा, इंटरस्टिशियल सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होती है। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात होगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बेटा, मान लो ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर स्क्रीन आपको दिख रही है ये टेस्टिस का एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया है, और इस एरिया के अंदर बेटा ये क्या है? दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल साइट पे, ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो इंटरस्टिशियल साइट है, इन इंटरस्टिशियल साइट पे कुछ खास तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और इन सेल्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, या तो इनको बोल दें इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इनको बोल दें लेडिक सेल। इनको लेडिक सेल भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हैं। ये लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल बेटा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब तुम्हारा 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो तुम्हें पढ़ाया जाता था ना कि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाती है, असल में टेस्टिस नहीं बना रही है। टेस्टिस के अंदर बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल साइट, और इंटरस्टिशियल साइट में पड़े होते हैं लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, और ये जाके क्या बनाते हैं? ये जाके बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो अगर आपसे पूछें लेडिक सेल क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है? नहीं है, वो टेस्टिस का पार्ट है बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दो सेल्स कौन से हुए? दो सेल्स हुए बेटा, एक हो गया हमारे पास सेटोली सेल और एक हमारे पास हो गया स्पर्मेटोगोनिया। देखो बेटा स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स हैं बेटा जिनसे आगे जाके स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? दीज आर बेसिकली स्पर्म मदर सेल्स। जैसे बेटा एक मदर, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, सिमिलरली स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके किसको बर्थ देने वाले हैं? स्पर्म्स को बर्थ देने वाले हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया आर बेसिकली स्पर्म मदर सेल। स्पर्मेटोगोनिया आर द स्पर्म मदर सेल। अगर मैं बात करूं बेटा सेटोली सेल, इसकी तो बात ही जबरदस्त है बेटा। बेटा सेटोली सेल अगर किसी पर्सन के अंदर काम ना करें तो सेटोली सेल के काम ना करने से बेटा जो पर्सन का स्पर्म काउंट है वो स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म्स के नरिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज सेटोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म। अब होता क्या बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो मेरे पास ये है सेटोली सेल्स, ये है मेरे पास सेटोली सेल, बड़े बड़े चंक्स होते हैं बेटा, दिस इज सेटोली सेल। अब इस सेटोली सेल के अंदर बेटा स्पर्म का हेड एम्बेडेड होता है। इस सेटोली सेल के अंदर जो स्पर्म्स है बेटा उसका हेड एम्बेडेड होता है, क्योंकि नरिशमेंट टेकअप करने के लिए स्पर्म का हेड सेटोली सेल में होना जरूरी है। क्लियर? अब सीबीएसई क्या पूछती है बेटा, ध्यान से सुनना। सीबीएसई पूछेगी जब स्पर्म यहां से नरिशमेंट ले लेगा तो यहां से बेटा स्पर्म का जो डिपार्चर होता है, यहां से जो स्पर्म का डिपार्चर होता है उस डिपार्चर को क्या बोलते हैं बेटा? दैट डिपार्चर विल बी कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। उस डिपार्चर को बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है जब स्पर्म सेटोली सेल से नरिशमेंट ले लेंगे तो सेटोली सेल को छोड़ के सेटोली सेल को एग्जिट करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन।
क्लियर? व्हेन द स्पर्म्स लीव द सर्टोली सेल आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट देन इट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। क्लियर? एक और टर्म बेटा सीबीएसई कई बार पूछती है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि हमारे जो स्पर्मेटिड्स हैं, अब तुम कहोगे स्पर्मेटिड क्या है बेटा? स्पर्मेटिड गोल मटोल से सेल होते हैं जिनसे आगे जाके स्पर्म बनते हैं। तो ये जो गोल मटोल स्पर्मेटिड हैं, इनसे मोटाइल स्पर्म्स के बनने का प्रोसेस, इससे मोटाइल स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। सोच के देखिए बेटा, क्या स्पर्म नॉन मोटाइल हो सकते हैं? बेटा एग तो मूव कर नहीं सकता, तो स्पर्म को ही मूव करके एग के पास जाना है। और अगर स्पर्म को बेटा मूव करके एग के पास जाना है तो स्पर्म को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे बेटा आपको अगर मान लो किसी भी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जाना है, ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे आपको अपनी बॉडी का पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। अब स्पर्म ने मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट करने के लिए क्या जरूरी है? स्पर्म को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने हैं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर किसी पर्सन ने बेटा आगे जाके मॉडलिंग में करियर बनाना हो तो अपने अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन लेके आता है। वो अपनी डाइट ठीक करेगा, है ना, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को ठीक करेगा, हर एक चीज का ध्यान देगा। सिमिलरली बेटा जो स्पर्म्स हैं, सिमिलरली स्पर्म्स को भी क्या करना है? मूव करना है। तो स्पर्म क्या करेगा? अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको श्रिंक कर लेगा, जो ये वाला पोर्शन है उसको टेल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे जो चेंजेस बेटा स्पर्म्स के अंदर होने वाले हैं, ये सारे जो चेंजेस स्पर्मेटिड के अंदर होने वाले हैं, इस प्रोसेस से जब स्पर्म बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसको कंफ्यूज मत करना स्पर्मेटोजेनेसिस से, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो बेटा पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस उसका एक लास्ट वाला पार्ट है जिसमें स्पर्मेटिड गोल मटोल स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं मोटाइल स्पर्म्स में। अब बात करते हैं बेटा इवोल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम ने बेटा प्रूव किया कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। देखो बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से पहले ओपरेन एंड हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने ओपरेन एंड हेल्डेन के बारे में सुना होगा, और उनकी इतनी जबरदस्त थ्योरी थी बेटा केमिकल एवोल्यूशन को लेके, जिसने एवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस को दूर कर दिया। वो कहते हैं बेटा, जिस टाइम पे फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई इस अर्थ पे, जब भी पहला लिविंग सेल बना, तो उस टाइम पे अर्थ की कंडीशन बहुत खतरनाक थी। अर्थ की कंडीशन बेटा इतनी खतरनाक थी, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, बिजलियां कड़कती होती थी, और एनवायरनमेंट बहुत रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं थी। अब उन्होंने बेटा इतनी सारी बातें बोली, और लोग साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चलो इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट में इस चीज को बोल दिया। क्या ओपरेन एंड हेल्डेन इसको प्रूव कर पाए? नहीं। उन्होंने सिर्फ बेटा एक स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट को प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने। बेटा मिलर एंड यूरे ने कहा कि भाई जो मेरा बड़ा भाई है ना, मिलर एंड यूरे ने कहा कि जो मेरा बड़ा भाई ओपरेन एंड हेल्डेन जी बोल रहे हैं, क्या मैं उसे लैब में प्रूव करके दिखाऊं? बेटा ये जो बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचू, अंकल साइंटिस्ट के नाम के साथ लगाए जा रहे हैं बेटा, तो इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये फीड हो सके, आप इसे रिलेट कर पाओ। हो सकता है बेटा दो साइंटिस्ट का टाइम जोन ही अलग हो, बट आप उसे रिलेट कर पाओ, इसलिए आपको ये सारी की सारी कहानियां बनाई जाती हैं आपके दिमाग में। अब मिलर एंड यूरे कह रहे हैं कि भाई जो ये ओपरेन एंड हेल्डेन है, इन्होंने जो बात कही हम इसे लैब में प्रूव करते हैं, हम क्यों ना वो सारी कंडीशंस लैब में क्रिएट कर दें। तो उन्होंने लैब में बेटा वो सारा का सारा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट किया? एक खास सेटअप उन्होंने क्रिएट किया। इस सेटअप पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, या तो सेटअप बना बनाया आ जाएगा, या इट माइट बी पॉसिबल आपसे वो सेटअप बनवा ले। उन्होंने क्या किया बेटा, वो सारी गैसेस यहाँ पे ले ली। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हो मीथेन आपको दिख रही है, यहाँ पे अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन है, ये सारी की सारी गैसेस बेटा यहाँ पे उन्होंने रख ली। इन गैसेस के बाद देखो इलेक्ट्रोड्स लगाई, बिजलियां भी तो कड़कानी है, टेम्परेचर का लेवल बहुत ज्यादा था, बिजलियां कड़क रही थी, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, और ऑक्सीजन नहीं थी, तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ली। और उन्होंने बेटा ये कंक्लूड किया, जब ये सारी कंडीशंस उन्होंने अप्लाई की, कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट चला, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब इन्होंने सारा का सारा सेटअप लगाया, तो बाद में इनके पास जो सैंपल आया उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह मिली, जिससे ये प्रूव हुआ कि भाई सच में जो बात ओपरेन एंड हेल्डेन कह रहे थे वो बात सच है। क्योंकि प्रोटीन का मिलना, कार्बोहाइड्रेट्स का मिलना, ये संकेत दे रहा था कि भाई सेल के तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, तो मतलब सेल इन्हीं परिस्थितियों में बना है, सेल इन्हीं कंडीशंस में बना है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन बेटा ये डायग्राम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बेटा फ्रेम हुए हैं, पास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बेटा डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रख लो, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है डीएनए में। अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को केमिस्ट्री में क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो डीएनए है उसकी अट्रैक्शन होने वाली है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब कोई कहे भैया हम डीएनए को दौड़ा क्यों रहे हैं, डीएनए की रेस क्यों लगवा रहे हैं बेटा, डीएनए के जब हम टुकड़े कर देते हैं बेटा आरी से, आरी क्या है, डीएनए को कट करने वाला एंजाइम। मान लो मेरे पास बेटा एक डीएनए है, मैंने इसको चॉप कर दिया। अब मुझे बताओ क्या डीएनए के सेम साइज के टुकड़े होंगे, नहीं होंगे। अगर बेटा डीएनए के सेम साइज के टुकड़े नहीं होंगे तो मुझे इन टुकड़ों को, इन पार्ट्स को अलग अलग तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, चलो इनकी रेस लगवा दें। तो हमने क्या किया, ऑन योर मार्क गेट सेट गो बोला और हमने डीएनए की लगवा दी रेस। जब हम डीएनए की बेटा रेस लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास गोलू मोलू मोटे मोटे डीएनए के पीस होंगे वो क्या करेंगे, बहुत स्लो मूव करेंगे। और जो मेरे पास हल्के छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के वो बहुत तेज दौड़ेंगे। ये बात बेटा रेस में भी एप्लीकेबल होती है ना। जो भी कोई हैवी हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, जो लाइट व्हीकल होता है वो तेज निकल जाता है बहुत। तो हमने यही ट्रिक फॉलो की और हमने कहा कि भैया हम तो लगवा देंगे क्या, डीएनए की रेस। और जब मैंने बेटा डीएनए की रेस लगवाई तो जो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की तरफ होगा उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मतलब वो हल्का होगा। और जो इस वेल की तरफ होंगे, वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है जहां पे आप सैंपल लोड करते हो, जो भी वेल के पास होगा वो हैवी होगा और जो भी इस इलेक्ट्रोड के पास होगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास होगा, एनोड के पास होगा बेटा, दैट वुड बी लाइटर। इस तरीके से बेटा हम सेपरेट कर सकते हैं हैवी और लाइट फ्रेगमेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसमें से क्वेश्चन आएगा व्हाई एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज H2L2। मुझे बेटा सोच के बताओ, क्या आपको यहाँ पे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो हैवी और दो लाइट चेन दिख रही हैं? दिस इज हैवी चेन, हैवी चेन, हैवी चेन एंड दिस इज लाइट चेन, लाइट चेन और लाइट चेन। चलो ये तो कॉन्सेप्ट बेटा एक बच्चा भी समझ सकता है। आपको क्या जानना है, एंटीबॉडीज होती क्या है बेटा? बेसिकली एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का एग्जांपल है बेटा, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का एग्जांपल है। ये क्या करती हैं बेटा? फाइट करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट और हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो आपके पास बेटा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, आपके पास डायग्राम बना बनाया आ सकता है, उसकी लेबलिंग पूछ सकते हैं, और आपके पास ये भी आ सकता है कि इन एंटीबॉडीज के टाइप क्या है। फटाफट देखते हैं बेटा, इन एंटीबॉडीज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसके बेसिस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक होती है बेटा IgA, याद रखना IgA हमारे फ्लूइड्स में होती है, जैसे मिल्क के अंदर, सलाइवा के अंदर। IgG एक एंटीबॉडी होती है बेटा जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, अबंडेंट होती है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी यही है। और यही एंटीबॉडी बेटा मदर से बच्चे को पास हो सकती है प्लेसेंटा के थ्रू। IgM सबसे खतरनाक एंटीबॉडी है क्योंकि बेटा इसमें 5 एंटीबॉडीज का झुंड होता है, ये पेंटामेरिक होती है और सबसे पहले जाएगी बेटा। जब भी कोई इंफेक्शन होगा तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कोई एंटीबॉडी बनेगी, दैट इज IgM। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा IgE, ई से याद रखना एलर्जी, हालांकि एलर्जी के स्पेलिंग ए से होते हैं बट दिमाग को याद करवाना है, तो IgE इज फॉर एलर्जी। और IgD जो होता है बेटा वो लिम्फोसाइट्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट IgA, IgD, IgE, IgM और IgA में से IgG और IgA पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले सालों में। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्पर्म का डायग्राम है, ये तो आपके पास कंफर्म है 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ड्रॉ करने के लिए आता है बेटा। इस पे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बेटा डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए आता है। अगर आप जानना चाह रहे हो तो हेड के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एक्रोसोम पे। क्या आपको पता बेटा स्पर्म ने एग की सरफेस को रैप्चर करना है, और एग की सरफेस को रैप्चर करने के लिए बेटा स्पर्म को कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स चाहिए। स्पर्म को क्या चाहिए? कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स चाहिए। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहां भरे होते हैं बेटा? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं स्पर्म्स के हेड में, एंड द हेड ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। ठीक है, जो ये हेड वाला पोर्शन है, हेड को एक्रोसोम नहीं बोलेंगे, बेसिकली हेड के अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम और उसमें भरे होंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को
मूव करने में हेल्प करता है बेटा। स्पर्म ने मूव करना है, बहुत लंबी जर्नी होती है एग तक पहुंचने के लिए, इतना छोटा सा सेल, इतनी लंबी जर्नी, तो उस जर्नी को बेटा फैसिलिटेट करने के लिए कौन प्रेजेंट होगा? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज बायोगैस प्लांट। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हो बेटा। दिस इज द डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट के अंदर बेटा हम क्या करते हैं? बेसिकली जो हमारे पास एनिमल एक्सक्रीटा होता है, खास करके काउडंग। अब काउडंग की बात करें बेटा, काउडंग या फिर हमारे पास जो भी कैटल्स हैं उनका डंग होता है बेटा, उनके अंदर खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं मिथेनोजेंस या फिर मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं, नाम से पता चल रहा है ये क्या बनाने वाले हैं? मीथेन। अब लोगों ने कहा कि भैया ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया मीथेन बना रहा है तो मीथेन तो हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम जो मीथेन बनाएंगे उसको हम किचन में यूज करेंगे एज अ फ्यूल। तो वहां से बेटा कॉन्सेप्ट निकल के आया बायोगैस का और बायोगैस प्लांट का। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? बायोगैस के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है बेटा? वो तो मैंने आपको बता ही दी। सबसे एबंडेंट गैस जो बायोगैस में प्रेजेंट होती है दैट इज CH4। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होती है CO2, देन उसके बाद होती है बेटा N2, और उसके बाद कुछ और गैसेस भी होती हैं जैसे H2, H2S एटसेट्रा। क्लियर? बट सबसे प्रायोरिटी पे आपको ये दो गैसेस के नेम याद रखने हैं, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मिथेनोबैक्टीरियम है। कैसे बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करके मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस डायग्राम के अंदर बेटा एक इनलेट टैंक होता है, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? इसके अंदर हम एक घोल बना के डालते हैं, स्लरी डालते हैं। ये स्लरी फिर जाती है इस डाइजेस्टर में। यहाँ पे जब डाइजेस्टर में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बेटा एक डोम लगी होती है जो मूव कर सकती है। जैसे जैसे गैस बनेगी ऊपर मूव करेगा, लोगों को पता चलेगा, विलेज वाले लोगों को, है ना, जहां पे ये लगा होगा कि भाई बायोगैस बन रही है, और यहाँ से बेटा पाइप जाएगी लोगों के घरों तक। फिर जो बचा हुआ बेटा लेफ्ट आउट स्लरी होती है वो इसमें इकट्ठी होती है और इसको खेतों में खाद की तरह यूज करते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाएगा कि जो ये लेफ्ट आउट स्लरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम यूज करते हैं खेतों में मेन्योर की तरह, क्योंकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। बेटा बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आगे की लाइन आपको पता है। चलिए, ये है बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है बेटा? एक रेसिंग ट्रैक की तरह है। जैसे रेसिंग ट्रैक होता ना, जैसे बेटा एक रेसिंग ट्रैक होता है, इस रेसिंग ट्रैक में क्या होता है? एक स्टार्ट साइट होती है, यहाँ पे दो फ्लैग्स लगे होते हैं, है ना, फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? स्टार्ट लिखा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। तो ऐसे बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको दो बातें याद रखनी है। एक होता है बेटा हमारा प्रोमोटर और एक होता है हमारा टर्मिनेटर। तो कोई आपसे पूछे कि प्रोमोटर जो है वो किसमें रोल प्ले करता है? वो स्टार्ट करवाने में, वो स्टार्ट कराने में हेल्प करता है बेटा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और टर्मिनेटर नाम से पता चल रहा है किसमें हेल्प करता है? टर्मिनेट करने में। देखिए बेटा, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, ध्यान से सुनना, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अगर प्रोमोटर पे बाइंड कर गया तो समझ जाना ये प्रोसेस हो जाएगा शुरू। क्लियर? और जैसे ही बेटा ये प्रोसेस धीरे 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 आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होने वाला है? एक जगह आएगी बेटा टर्मिनेटर, और यहां पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो एक प्रमोटर साइट है और एक टर्मिनेटर साइट है। बाकी बेटा लेबलिंग आप अच्छे से याद कर लेना। जो हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड होता है, लास्ट टू लास्ट ईयर बेटा सीबीएसई ने क्या किया कि आपको ये डायग्राम बना हुआ दे दिया और इसमें से कुछ लेबलिंग उड़ा दी। आपसे पूछ लिया प्रमोटर साइट कौन सी है, या फिर पूछ लिया ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कौन सी है, और नेक्स्ट स्टेप में उसके पूछ लिए फंक्शन। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। चलो, यहां पे बेटा आपको कुछ फॉलिकल्स दिखते हैं। ये फॉलिकल छोटा फॉलिकल है, ये थोड़ा सा बड़ा फॉलिकल है, ये और बड़ा फॉलिकल है, और ये सबसे बड़ा फॉलिकल है। सबसे पहले बेटा इन फॉलिकल्स को बड़ा करने के लिए ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये है, इन फॉलिकल्स को बड़ा करने के लिए एक हार्मोन है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज FSH। एक बैलून है बेटा, आप उस बैलून को फुला रहे हो, तो एक बैलून को बेटा छोटे से धीरे 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 बैलून बड़ा होगा। अब मान लो बेटा उस बैलून के अंदर एक छोटा बैलून और है,
एक बड़ा बैलून है, उस बड़े बैलून के अंदर बेटा एक छोटा बैलून है और आप उस बैलून को फुला रहे हो। तो फुलाने का काम कौन कर रहा है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि उनके साइज में इंक्रीमेंट हो। क्लियर? अब जैसे ही बेटा बैलून बड़ा हो गया, एक लेवल के बाद कोई आया, छोटा बच्चा आया और उसने उस बैलून में पिन मार दी। जैसे उस बैलून में पिन लगेगी तो बड़ा बैलून फट जाएगा और उसमें से निकलेगा एक छोटा बैलून। सिमिलरली यहां पे बेटा जब ये बैलून पूरा बड़ा हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, तो इसमें एक एलएच नाम का हार्मोन आके पिन मारेगा। आपको ऐसे याद रखना है, लुटेनाइजिंग हार्मोन पिन मारेगा, मतलब लिख के नहीं आना एग्जाम में, आपको याद करने के लिए है कि लुटेनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल जो ये मैच्योर हो चुका है इसको बर्स्ट करवाता है और बर्स्ट करवाने के बाद एग को इसमें से बाहर निकालता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो बेटा एफएसएच और एलएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें ये पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी तो नहीं लिखी हुई, बट यहाँ पे एक एंट्रम लिखा हुआ बेटा। एंट्रम अगर कोई आपसे पूछे, सो एंट्रम इज नथिंग बट अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द फॉलिकल। बेटा फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रम, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, बनाने के लिए तो फॉर श्योर आपके पास नहीं आएगा, पर इसकी जो इंडिविजुअल स्टेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें ये बात पता है कि जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है? अब जाइगोट बेटा पहले कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। पहले जाइगोट कैसा है? सिंगल सेल्ड है। अब जाइगोट के अंदर होने वाली है माइटोटिक डिवीजन। आपको पता है बेटा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते बेटा क्या होने वाला है? ये जाइगोट डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद बनाएगा एम्ब्रियो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा मोरूला के ऊपर। अब मोरूला जो है वो मलबरी जैसी दिखने वाली एक स्टेज है। एग्जाम में पूछा जाता है मलबरी शेप स्टेज कौन सी है? मोरूला। क्लियर? 16 सेल स्टेज भी इसको बोल सकते हैं बेटा। क्लियर? एनसीईआरटी के अंदर 8 to 16 लिख रखा है, 16 सेल स्टेज बेसिकली आप बोल सकते हो मोरूला। अब मोरूला के बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार बेटा इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बेटा इस ब्लास्टोसिस्ट को बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मान लो बेटा ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, तो इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बेटा यहाँ पे पूरे सेल्स भरे होते हैं बेटा। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, और जहां जहां बेटा सेल प्रेजेंट नहीं है वहां पे बेटा एक खाली कैविटी होती है। जहां जहां पे सेल प्रेजेंट नहीं है वहां पे क्या है? एक खाली कैविटी प्रेजेंट है। तो इस टाइप से दिखने वाला बेटा एक स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट का। सो ये बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है और ये बीच में क्या भरे हुए हैं? सेल्स भरे हुए हैं। ये बाहर वाली जो लेयर है बेटा, इसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। दिस लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, और इसका काम होता है इम्प्लांटेशन। लिखेंगे बेटा अपनी कॉपी में, इसका काम होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब द स्टिकिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद मदर वॉल। बेटा इतना सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो मदर की वॉल के साथ चिपक जाए और ये प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो। तो ट्रोफोब्लास्ट बेटा इसको चिपकाने में मदद करता है। क्लियर? ये जो बेटा बीच में सेल्स आपको दिख रहे हैं जिनके हमने न्यूक्लियस नहीं बनाए, थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं तो आप बना लेना, इनको बोलते हैं आईसीएम। दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। और इनर सेल मास का इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, ये आगे जाके जर्म लेयर्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? जर्म लेयर। बेटा जर्म लेयर्स क्या होते हैं? जर्म लेयर्स 3 लेयर्स बेटा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। इन्हीं जर्म लेयर से बेटा हमारी पूरी बॉडी बनती है। ये जो जर्म लेयर है ना, ये लेबर के पर्सन है बेटा। आपने 3 पर्सन लेबर के लगा दिए और इनको कहा देख भाई एंडोडर्म तूने बॉडी के ये ऑर्गन बनाने हैं, एक्टोडर्म तूने बॉडी के ये ऑर्गन बनाने हैं, मेसोडर्म तेरा काम ये है। तो 9 मंथ के लिए बेटा ये 3 जर्म लेयर्स इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है एक सिंगल सेल से। सो These are the inner cell mass, और inner cell mass क्या बनाती हैं? They will make the germ layer। अब ये जो बीच में बेटा खाली एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो खाली एरिया आपको नजर आ रहा है बेटा, इसको बोलते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल, और इसमें ग्लाइकोजन भरा होता है। देखो बेटा भगवान ने कितना अच्छा इंतजाम कर रखा है। ब्लास्टोसिल, सिल का मतलब होता है बेटा एम्प्टी कैविटी, इसके अंदर भरा होता है ग्लाइकोजन। देखो बेटा भगवान ने कितना अच्छा इंतजाम कर रखा है।
नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कौन है? ग्लाइकोजन है। अब तुम कहोगे ग्लाइकोजन की क्या जरूरत है? बेटा क्या अभी तक जो ब्लास्टोसिस्ट है वो मदर के कांटेक्ट में आया? नहीं आया। मदर के कांटेक्ट में आएगा तो प्लेसेंटा बन जाएगा, वहां से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, लेकिन तब तक न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो अंदर एम्प्टी कैविटी है बेटा ब्लास्टोसिल, इसके अंदर भरा भरा होता है ग्लाइकोजन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बेटा मलेरिया का लाइफ साइकिल है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। इसके अंदर बेटा जो याद रखने योग्य बातें हैं वो क्या है? हीमोजोइन। अब हीमोजोइन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो किसी पर्सन को किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा, और मेल मॉस्किटो ने काटा है फीमेल ने? फीमेल ने बेटा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब तुम कहोगे मेल मॉस्किटो क्यों नहीं काटेगा? बेटा मेल मॉस्किटो काटेगा, बट उसको ह्यूमन बीइंग से कोई कंसर्न नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी बेटा, मेल मॉस्किटोज आर वेजिटेरियन। मेल मॉस्किटोज जनरली फ्रूट्स का और फ्लावर से जो नेक्टर होता है वो कंज्यूम करते हैं। जो मेल मॉस्किटो होते हैं उनको ब्लड मील नहीं चाहिए, ब्लड मील चाहिए होता है फीमेल मॉस्किटो को अपने एग ले करने के लिए। तो मान लो एक उड़ती हुई बेटा फीमेल मॉस्किटो आई और एक पर्सन को इन्फेक्ट करके चली गई, तो वो पर्सन के अंदर क्या रिलीज करने वाली है? वो पर्सन के अंदर रिलीज करने वाली है स्पोरोजोइड्स। लिख रहे हैं यहाँ पे, वो पर्सन के अंदर क्या रिलीज करके जाने वाली है? स्पोरोजोइड्स। बेटा अब ये पूरी कहानी बताने में बहुत टाइम लगने वाला है, आप मेन पॉइंट समझेंगे। ये स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी के बेटा अलग अलग हिस्सों को इन्फेक्ट करेंगे, और इन्फेक्ट करने के बाद ये फाइनली क्या करेंगे? हमारे आरबीसीज को तोड़ेंगे। ये क्या करेंगे? आरबीसीज को तोड़ेंगे। जब तक बेटा ये आरबीसीज को नहीं तोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, जब तक ये आरबीसीज को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम नहीं आता। मान लो बेटा ये है आपके आरबीसीज, ये है मान लो आपके आरबीसीज। अब ये जो आरबीसीज हैं, इन आरबीसीज को जैसे ही इन स्पोरोजाइट्स ने ब्रेक किया, जैसे इन स्पोरोजाइट्स ने ब्रेक किया, तो आरबीसीज क्या रिलीज करेंगे? एक पिगमेंट रिलीज करेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। बेटा जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होगा वैसे ही आपकी बॉडी में चिल्स एंड फीवर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया। देखो मलेरिया में ना बेटा ठंड लगती है। मान लो तुम्हारे अंदर स्पोरोजोइड्स हैं भी, आपको तब तक पता नहीं चलेगा, एक दिन 2 दिन या जितना भी उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जब तक ये चिल्स एंड फीवर क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर सीबीएसई पूछती है चिल्स और फीवर करने वाला कौन सा ऐसा पिगमेंट है, देन द आंसर वुड बी हीमोजोइन। बेटा जैसे ही आपके आरबीसीज टूटेंगे हीमोजोइन रिलीज होगा, और जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होगा आपको एकदम से ठंड लगने लगेगी। आपने बेटा मलेरिया वाले पर्सन देखे होंगे, मई जून के महीने में भी उनको ऐसे ठंड लगती है बेटा, वो ऐसे कांपते हैं कि 3-3 4-4 रजाई ओढ़ने के बाद भी उनको ठंड लगती है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है। जॉइंट्स में पेन होता है, मसल पेन होता है। मतलब एक बार अगर आपको डेंगू या मलेरिया हो जाए तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको लॉन्ग लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, दैट इज डायग्राम रिलेटेड टू सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा हमारे पास क्या होता है बेटा? सेंट्रल डोग्मा होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। मान लो बेटा मेरी आई का कलर ब्राउन है, तो ब्राउन आई कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन। वो प्रोटीन किसने बनाया होगा? आरएनए ने। वो आरएनए किसने बनाया होगा? डीएनए ने। तो मतलब डीएनए ही सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसका बेस है। तो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस पूरे प्रोसेस को बेटा बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। और इस भाई साहब का नाम भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने बेटा ये बताया था सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट। 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। अच्छा एक ये भी बताओ बेटा, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? क्या ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है? क्योंकि इस भाई साहब ने तो ये कहा, फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि भैया इंफॉर्मेशन हमेशा लीनियर फैशन में मूव करेगी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन बाद में बेटा कुछ ऐसे क्रिएचर्स पे स्टडी हुई, जैसे वायरसेस पे, और वायरसेस में भी कौन से वायरसेस? खास तरीके के वायरसेस, रिट्रोवायरसेस। अब रिट्रोवायरसेस के अंदर क्या देखा गया कि भाई रिट्रोवायरसेस के अंदर तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स है, और अगर बेटा इसके अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स है तो इस फिनोमेना को नाम दे दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से भी डीएनए बन जाता है रिट्रोवायरसेस में, प्रियॉन्स में, तो इस प्रोसेस को क्या दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कह रहे भाई फ्रांसिस सुन, जो तू कह रहा ना यूनिडायरेक्शनल, वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए तो चलता है, बट कुछ एक ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, उनके अंदर ये फिनोमेना नहीं चलता, उनके अंदर ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स भी पॉसिबल हो सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म कितने एरिया में प्रेजेंट है, कितने ऑर्गेनिज्म कितने एरिया में प्रेजेंट है। एक सिंपल सी बात है बेटा। आप लोगों ने हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल किया होगा। हरियाणा रोडवेज सपोज बिल्कुल खाली है और उसमें 5-7 लोग बैठे हैं, तो उस समय पे उस टाइम पे बेटा एरिया तो सेम है, पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप कहोगे कम है। 5 डिवाइड बाय सपोज एरिया है 100। बट कभी आपने देखा हो बेटा बहुत ही बिजी डेज पे हरियाणा रोडवेज की बसेस फुल भरी होती हैं, 52 सीटर में कभी कभी 70 लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा ऊपर भी चढ़े होते हैं बस के। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हो जाएंगे? 70, 80 और एरिया रहेगा सेम सपोज 100, तो 70 बाय 100 तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। सो व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा। अगर किसी बच्चे की डेथ होती है या कोई ऑर्गेनिज्म उस जगह को छोड़ के चला जाता है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी बेटा? कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या वो ऑर्गेनिज्म उस जगह को छोड़ के चला जाता है, सो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी। बट इसका अपोजिट है, अगर किसी की बर्थ होती है, बर्थ मतलब नेटेलिटी होती है, या कोई पर्सन उस जगह पे आता है बाहर से, तो वो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक फॉर्मूला लिख रखा है, एन टी पॉपुलेशन है टाइम टी, एन नोट जो इनिशियल पॉपुलेशन है बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर हमें किसको ऐड करना है? बर्थ को और आने को ऐड करना है। बर्थ मतलब पैदा होना, साथ में इमिग्रेशन मतलब आना, माइनस करना है डेथ को और साथ में एमिग्रेशन को। एमिग्रेशन मतलब बाहर जाना। बेटा इस पे कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट बेटा इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स होते हैं बेटा। ये ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप तुम्हें पता है। इस ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप में एक इनिशिएशन होती है, इलोंगेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। इनिशिएशन का मतलब क्या है? प्रोसेस का शुरू होना। इलोंगेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस का इलोंगेट होना। और टर्मिनेशन का मतलब है प्रोसेस का टर्मिनेट होना। जो पूछा जाएगा वो क्या है? सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर बेटा। सिग्मा, नाम से सिग्मा को देख के बेटा स्टार्ट याद आ रहा होगा। सिग्मा मतलब स्टार्ट, रो मतलब रुकना, रो का मतलब क्या है? रुकना। तो प्रोसेस को शुरू कराने का काम सिग्मा का, रोकने का काम रो का। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं बेटा, डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लैक ऑपेरॉन बेटा। इसको तो अच्छे से कंठस्थ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। इस डायग्राम को पहले तो एज इट इज आपको याद करना आना चाहिए। ऐसे याद कर सकते हो पिपोजिया के नाम से, PIPOZYA, पिपोजिया। अब ये पिपोजिया जब आपने लिख लिया बेटा, तो लिखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा सेटअप याद करना है। मैं लैक ऑपेरॉन की बेटा एक डिटेल वीडियो भी डालूंगा बेटा, जिसमें बहुत आसान तरीके से आई विल एक्सप्लेन लैक ऑपेरॉन। अभी के लिए आप पिपोजिया याद कर लो और इन तीनों के बेटा जो एंजाइम्स हैं वो पूछे जाते हैं। ZYA याद करने का सिंपल सा तरीका है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका काम तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, किसी शुगर को तोड़ने से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज परमिएज, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, किसी को ये पास करवाता है, मेम्ब्रेन से परमिएबल कराता है, किसको कराता है। और थर्ड है ट्रांस एसिटाइलेट, इसका तो जवाब आप क्या ही दोगे, क्योंकि इसका जवाब बेटा अभी इन्वेंट ही नहीं हुआ, प्रोसेसिंग चल रही है कि ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बेटा बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन वाला टॉपिक है। प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में फर्क पूछा जाता है। देखो प्रो इंसुलिन में आपके पास डिफरेंट चेन्स आपको नजर आ रही है बेटा। जैसे आपके पास ये है बी चेन। प्रो इंसुलिन क्या होता है? प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन। यहाँ पे कौन सी चेन है बेटा? दिस इज बी चेन, दिस इज ए चेन, और इनको जोड़ के रखने वाली क्या है? लिंकर पेप्टाइड है। तो अगर ए बी सी तीनों है, देखो बेटा अगर आपके पास ए चेन बी चेन और सी चेन तीनों है, तो ये है हमारे पास प्रो इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन भी बोल सकते हैं। और अगर आपके पास ए बी सी चेन में से सी चेन रिमूव हो गई, सी चेन हमने कर दी रिमूव, तो जो इमेच्योर इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैच्योर इंसुलिन में। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इमेच्योर इंसुलिन है, ऐसा स्ट्रक्चर है तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ मैच्योर इंसुलिन है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या प्रो इंसुलिन में डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं होंगे? बेटा उसमें भी होते हैं, बट डाइसल्फाइड ब्रिजेस का नंबर कम होता है। ज्यादा डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं बेटा मैच्योर इंसुलिन को स्टेबलाइज कराने के लिए। क्लियर?
नेक्स्ट हमारे पास बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाई चार्ट, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंसेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं बेटा नंबर में, और इंसेक्ट के ज्यादा होने का रीजन मैं कई बार आपको वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं। इंसेक्ट के ज्यादा होने का रीजन है इंसेक्ट का साइज छोटा होता है, इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, ये कम वाटर वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ में इनका रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होता है, रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होता है। अडेप्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि बेटा ऊपर देखा होगा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच के ऊपर होता है ना एक लकड़ी लकड़ी जैसा, ऐसा लगता है कॉकरोच के ऊपर एक प्लाई की लेयर है, तो वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये दिया था आपके अलेक्जेंडर भाई साहब ने। अब अलेक्जेंडर भाई साहब क्या है? अलेक्जेंडर भाई साहब हैं अलेक्जेंडर, ये नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, है ना। अब ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये कहता है कि भाई जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ लेवल। देखो बेटा यहाँ पे एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, पर एक लेवल के बाद क्या हो जाएगी? ये कांस्टेंट हो जाएगी। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज S इज इक्वल टू CA/Z। जब इसका आप लोग ले लोगे तो आ जाएगा log S इज इक्वल टू log M इंटू N लगा दिया तो log C प्लस log A की पावर Z, तो बन जाएगी log Z log A। इसका क्या नाम है, कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सभी याद कर लेना बेटा। स्पीशीज एरिया है, S स्पीशीज रिचनेस है, A इज एरिया, ठीक है। C जो होता है Y इंटरसेप्ट होता है, Z की वैल्यू पे क्वेश्चन आता है बेटा। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो तो Z की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर स्मॉल एरिया हो तो Z की वैल्यू कम होगी। आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो Z की वैल्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इवोल्यूशन से रिलेटेड ये आप अच्छे से कर लेना, अडैप्टिव रेडिएशन, जिसका सिंपल सा मतलब ये है। नेक्स्ट बेटा अडैप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड ये अच्छे से पढ़ लेना कि एक ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग जगहों पे जाएगा, वहां अपने आप अडेप्ट करवाएगा, तो उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। तो ये सारे एग्जांपल और ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन हो जाए, देखो बेटा ये एक अडैप्टिव रेडिएशन है, ये एक अडैप्टिव रेडिएशन है, बिल्कुल सही। ये एक दूसरा अडैप्टिव रेडिएशन है, ये एक दूसरा अडैप्टिव रेडिएशन है, बिल्कुल सही। When more than one adaptive radiation takes place at a particular point, then it is called as convergent evolution। देखो बेटा यहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन नॉर्मली क्या होते हैं? अडैप्टिव रेडिएशन नॉर्मली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होते हैं, बट अगर किसी एरिया पे एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन हो जाए, अडैप्टिव रेडिएशन नंबर 1, अडैप्टिव रेडिएशन नंबर 2, व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन इट बिकम कन्वर्जेंट। होना डाइवर्जेंट चाहिए अडैप्टिव रेडिएशन को, जब एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कन्वर्जेंट हो जाते हैं। और इसी को बेटा नाम दिया गया है पैरेलल एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, आपको ये सारे के सारे बेटा एग्जांपल पढ़ के जाने हैं। क्लियर। जैसे एंथिएटर है तो उसका नम्बेट है, माउस है, मार्सुपियल है। एक्चुअल में ये पैरेलल एवोल्यूशन हुआ था बेटा दो जगहों पे, प्लेसेंटल एनिमल्स का और मार्सुपियल एनिमल्स का, बट दोनों ने साथ साथ में इवोल्व किया, इस वजह से इसको बोल दिया गया पैरेलल एवोल्यूशन। क्लियर बेटा। ये कुछ और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे हमारे पास, जैसे पिछला डायग्राम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड, वो आप कर लोगे बहुत इजीली। इस डायग्राम के बारे में फटाफट से करते हैं, एक क्विक रिकैप लेते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये जो बेटा जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास पॉपुलेशन का जो हमारे पास पॉपुलेशन का एज पिरामिड है। एज पिरामिड का मतलब क्या है? कुछ पॉपुलेशन होती है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव, कुछ होती है रिप्रोडक्टिव और कुछ होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखो बेटा प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे बच्चे हैं वो पैदा थोड़ी ना कर सकते आगे यंग वन को। जब एक इंसान बेटा रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है तो उसको कौन से फेज में रखेंगे? रिप्रोडक्टिव। और जब वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जो हमारे बुजुर्ग होंगे, वो किस में रखे जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। अब तीन टाइप के पिरामिड्स होते हैं बेटा, या तो पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड क्यों करेगी? देखो बेटा इसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव वाले कम, पोस्ट वाले कम। अब तुम कहोगे सर इसमें तो रिप्रोडक्टिव वाले कम है, तो ये एक्सपैंड क्यों करेगी? बेटा यहाँ प्रेजेंट की नहीं सोचनी, आपने फ्यूचर की सोचनी है कि यहाँ पे बेटा प्री रिप्रोडक्टिव वाले 10 साल बाद किस में जाएंगे? रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। रिप्रोडक्टिव वाले कहाँ जाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। और अनलकीली बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले
टपक जाएंगे। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या करेंगे, इस अर्थ को छोड़ देंगे, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो ये प्री रिप्रोडक्टिव का लोट है ये रिप्रोडक्टिव वाले में जाएगा और भर भर के रिप्रोडक्शन करेंगे। तो मतलब ये पॉपुलेशन तो एक्सपैंड करेगी। जैसे इंडिया और चाइना जैसे देशों में ये आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन क्राइसिस आने वाला है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी नेक्स्ट लेवल। स्टेबल में क्या होता है बेटा, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम है। आज जो प्री रिप्रोडक्टिव में है कल वही रिप्रोडक्टिव में रहेंगे, तो पॉपुलेशन पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का क्या है, आज जो बेटा पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव में है, कल वो जब रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव में ऑलरेडी कम हो जाएंगे लोग। मान लो प्री रिप्रोडक्टिव में 5 लोग हैं, रिप्रोडक्टिव में 10 हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 7 हैं, तो आने वाले 10 साल के बाद यही 5 लोग तो रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। और जब बेटा ये 5 लोग रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाएगा। आपने कुछ कंट्रीज के बारे में सुना होगा, जो कंट्रीज आपको इनवाइट करती हैं कि हमारे यहाँ पे आकर अगर रहते हो, आप पीआर लेते हो तो आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो उन कंट्रीज के एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन बेटा धीरे धीरे कम हो रही है और इसी की चिंता की वजह से उनको लगता है कि कहीं हम ग्लोब में से एक्सटिंग्विश ही ना हो जाएं या फिर हम एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, तो उनको जरूरी है कि वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करें, तो इनवाइट करते हैं दूसरी कंट्री से लोगों को। क्लियर बेटा, बहुत ही एक डिटेल वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो बेटा या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है बेटा, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। कोशिश करिए बेटा आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो चुकी होगी। डायग्राम से रिलेटेड बेटा इस वीडियो को फटाफट से देख के इसके ब्रीफ से नोट्स बना लीजिए और एग्जाम से पहले जब आप इसे देख के जाएंगे देन ट्रस्ट मी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अच्छी चीजें जब भी आप शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। क्लियर, गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन, कीप इट अप एंड पढ़ ले भाई।